हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईआईपी भी बोलते हैं। अब ये आपने अक्सर डब्ल्यूपीआई, सीपीआई इस तरह के इंडेक्सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये इंडेक्सेस जो है क्या बताते हैं, आपके प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में बताते हैं। पर ये जो इंडेक्स है, जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है, ये क्या बताता है कि आपके कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बेसिकली एक वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स होता है जहाँ पर हम लोग मेज़र करते हैं कि जो गिवन टाइम पीरियड में जो है इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का क्वांटिटी जो है वो कितना चेंज हुआ है। तो आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं डिटेल में। अब इसको जो देखिए कंपाइल किया जाता है, ये मंथली जो है पब्लिश किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडेक्स का दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो कि वो किस इंटरवल पे उसको रिलीज़ किया जाता है। तो इसको जो है ये मंथली डेटा आता है इसका, और इसको जो कंपाइल करती है वो कौन करती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अब एनएसओ। और ये आपके किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एनएसओ जो है इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसके अलावा भी आप जानते हैं सीपीआई भी यही यही कैलकुलेट करता है, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो एनएसओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो भी आप जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, और फिर जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। तो इन दोनों को जो है मर्ज करके एक सिंगल ऑफिस बना दिया गया है, जिसको कहते हैं एनएसओ। तो अब जो है सारे जो इंडेक्सेस जो कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो है हम लोग एनएसओ के अंदर ही जो है देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सीएसओ एनएसओ क्या होता है। तो बेसिकली एनएसओ जो है वही बॉडी को जो है रिवैम्प किया गया है, बस सीएसओ और एनएसओ को कंबाइन करके एक कंबाइंड ऑफिस बना दिया गया है, जो कि आपका इस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये करता क्या है। कि ये देखिए मेज़र करता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने कहा कि ये बेसिकली एक वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स है। जैसे एक स्टील इंडस्ट्री है, तो वो इस मंथ में जो है इतना टन स्टील प्रोड्यूस किया है, अगले मंथ में कितना प्रोड्यूस करेगा। तो उसके जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर ये मेज़र करता है, और ये जो ट्रेंड्स जो है ये इसको ऑब्जर्व करता है कि हम लोग को पता चले कि कौन सा इंडस्ट्री हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए है क्या कि जो ये आईआईपी आपका कैलकुलेट होता है, सीएसओ या जिसको अभी आप एनएसओ बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये सेकेंडरी डेटा यूज़ करता है। सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या होता है कि ये खुद का सर्वे नहीं करता है अपना, ये इंडस्ट्रीज जाके सर्वे नहीं करता है। आपका जो जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डिपित भी हम लोग कहते हैं अभी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करते रहता है। जैसे उसका एक रिपोर्ट आता है, आप जानते होंगे जरूर, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, एएसआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है जो कि आपका डिपित जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो रिलीज़ करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो ये जो क्या है, ये सर्वे करता है, और इसके सर्वे का जो डेटा होता है उसी को जो है ये आईआईपी यूज़ करती है। तो आईआईपी का जो है बेसिकली अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि आईआईपी के लिए जो है क्या कि हम प्राइमरी सर्वे किया जाता है, नहीं। जो दूसरे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो सर्वे करते हैं इंडस्ट्रीज़ का, उसी को जो है यूज़ करके एज अ सेकेंडरी डेटा जो है ये आईआईपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 322 आउट ऑफ 407 आइटम्स जो है उसका जो मतलब जो डेटा है ये आईआईपी जो है वो आपका दिपित से लेती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए है क्या कि जो यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, जो कि हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जिसको यूएनएसडी कहते हैं, तो तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है कि आईआईपी कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, या किस सेक्टर्स या किस इंडस्ट्रीज़ को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे यूएनएसडी के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो माइनिंग एंड क्वेरिंग उसमें होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, गैस स्टीम होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग सप्लाई भी होना चाहिए, और वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या है कि सारे सेक्टर्स का डेटा अवेलेबल नहीं होता है ऑन मंथली बेसिस। तो इस तरह से क्या, अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आईआईपी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, और ये किससे लिमिटेड है? आपका बेसिकली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तक ही। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं एक तरह से हमारा लिमिटेशन है हमारे आईआईपी का। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम लोग किन सेक्टर्स का जो है ये इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर इसके अंदर जो हम लोग सेक्टर्स ले रहे हैं, जो आईआईपी जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग इसको डिवीजन करें तो ब्रॉड सेक्टर्स, जहाँ भी हमने जस्ट देखा कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें भी देख लीजिए ग्रुप्स में इस जो ब्रॉड ग्रुप्स हैं इसके विद इन भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और आइटम्स होते हैं। तो जैसे माइनिंग के विद इन 1 है, मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे बड़ा आपका ग्रुप है उसके विद इन 405 जो आपका आइटम्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में 1 है, और इनको जो है वेटेज असाइन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर
कि मतलब जैसे अगर हम लोग, आप जानते हैं कि जो भी इंडेक्स कैलकुलेट होता है वहाँ पर हम किसी भी आइटम को वेट असाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग वेट असाइन करते हैं ये डिपेंड करता है कि ये जो सेक्टर है ये इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी पर बेस्ड हम लोग इनको वेटेज देते हैं। अब ये तो हुआ ब्रॉड सेक्टर्स। इसके अलावा हम लोग यूज़ बेस्ड सेक्टर्स पे भी इस पूरे आईआईपी को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी गुड्स होता है, प्राइमरी गुड्स में बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स में भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने विद इन सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं और सबको जो है अलग अलग वेट असाइन किया गया है। तो ये आपके लिए जानने का ज़रूरी था कि इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं विद इन आईआईपी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है कोर सेक्टर्स, क्योंकि आपसे जनरली अगर जब भी आईआईपी का मेजर पूछा जाता है या न्यूज़ में अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पर आप जरूर देखते होंगे कि 8 कोर सेक्टर्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो 8 कोर सेक्टर्स है ये नियर अबाउट 40.27% ऑफ द वेट लेते हैं। जो भी वेट असाइन होता है उसका अगर आप राउंड ऑफ कर दे तो 40.3 जो है परसेंटेज वेट सिर्फ इनका ही होता है 8 कोर सेक्टर्स का। तो ये बहुत ही मेजर चंक जो है ये आईआईपी का कंस्टिट्यूट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंडस्ट्री हैं। तो इसमें कौन से हैं, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोर सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है तो दैट इज़ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। अब आप यहाँ पर जो है ये देखिए असेंडिंग जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ये सीरीज़ सारे जो कोर सेक्टर्स हैं। तो आप जो है इसके लिए कुछ मिनिमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो आपका आईआईपी से बनेगा वो आपके कोर सेक्टर्स से ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका क्या है, कोल। दूसरा क्या है आपका, क्रूड ऑयल। तीसरा आपका क्या है, नेचुरल गैस। चौथा आपका क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। और आपका पांचवा क्या है, फर्टिलाइज़र। सिक्स्थ है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सेवन्थ है आपका सीमेंट और एट्थ है आपका स्टील इंडस्ट्री। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, वो है आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद करना है। और आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका कुछ मिनिमोनिक्स अगर आपको पता है तो आप जो है इसको पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी ये काम आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप इस देखिए आईआईपी जो कैलकुलेट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने जस्ट कहा कि हम पता चलता है कि हमारा इंडस्ट्रीज़ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे अब बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इसको यूज़ करती हैं अपने पॉलिसी बनाने में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है कि किस इंडस्ट्री में जो है अगर जैसे उसका प्रोडक्शन घटने लगता है, अगर उसका प्रोडक्शन घटने लगता है तो उस सेक्टर में जो है पैसा ज़्यादा पंप करना है या उस डायरेक्शन में अपना बजट एलोकेशन करना है। तो इस डाटा को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूज़ करती है अपने बजट बनाने में भी। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस डेटा को यूज़ करती है। तो ओवरऑल जो कंट्री का पॉलिसी मेकिंग होता है वो इस डेटा के इन एंड अराउंड ज़रूर घूमता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है, जब हमने जीडीपी पढ़ा था तो वहाँ पर हम देखे थे एक तो एनुअल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वार्टरली जीडीपी कैलकुलेट भी करते हैं। तो क्वार्टरली जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर से ही लेते हैं। तो आईआईपी जो है आपका एक तरह से स्टैटिस्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीडीपी कैलकुलेशन में भी मदद करता है। तो ओवरऑल जो है आप थोड़ा सा आईआईपी के बारे में पता चला होगा। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़रूर रखें। और जो है ओवरऑल भी आपकी क्या जितना भी बाकी जो भी क्लासिफिकेशन है ऑफ इंडस्ट्रीज या उनका वेटेज है वो ज़रूर देखे रखें। और इनका एक इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसमें जो बेस ईयर लिया जाता है वो क्या है आपका, जल्दी से बताइए। ये बेस ईयर यहाँ पर जो छूट गया दैट इज़ 2011 टू 2012। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये डेटा जो है अब ये क्या हुआ था, 2017 में रिवाइज हुआ था। इसके पहले जो था 2004 जो था वो बेस ईयर जैसा लिया जाता था। लेकिन अब जो है 2017 से ये 2011 टू 2012 जो है ये इसका बेस ईयर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू।